हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने क्लास 12th की मैथमेटिक्स के पार्ट 1 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके चैप्टर 4 अर्थात डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने चर्चा किया है। इन एग्जाम्पल्स में मैंने 3×3 यानी 3×3 कोटि के डिटर्मिनेंट्स के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है ए, जिसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, स्तंभ हैं। पहले रो में जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, वह A11, A12 और A13 है। दूसरे रो में दूसरी पंक्ति में जो अवयव हैं वह A21, A22 और A23 है। और तीसरी पंक्ति में जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वह A31, A32 और A33 हैं। अब रह गई बात A11, A12 या 32, 33, इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब है यह 1 जो है बताएगा पहला रो, और यह 1 जो बताएगा यह पहला कॉलम बताएगा, यानी पहले रो के पहले कॉलम का यह अवयव है A11। इसी तरह से A12 जो है यह पहली पंक्ति में पहली रो के दूसरे स्तंभ का दूसरे कॉलम का अवयव है। इसी तरह से A13 जो है वह पहली पंक्ति के पहले रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, सदस्य है। इसी तरह से A21 जो है दूसरे पंक्ति के दूसरे रो के पहले स्तंभ का अवयव है। A22 जो है दूसरे रो का और दूसरे स्तंभ का है, तो A22। इसी तरह से आप अन्य एलिमेंट्स को भी समझ सकते हैं। जैसे A33 है तो यह तीसरे रो का यानी तीसरे पंक्ति का और तीसरे कॉलम का सदस्य है। तो इस तरह से 3×3 कोटि के जो अवयव होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसमें कुल 9 एलिमेंट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कुल 9 एलिमेंट्स हैं। इस डिटर्मिनेंट का जब हम विस्तार करते हैं तो विस्तार को पहले हम समझ लेते हैं ताकि हम सवालों को आसानी से समझ सकें। जब इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार करने पर हम कुछ इस तरह का लेंगे। आपका A11 है, इसको पहली पंक्ति के अनुदिश जो है हम इसका विस्तार कर रहे हैं, तो यह पहला हम सदस्य ले ले A11, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यह A11 की जो पहली पंक्ति है और जो पहला स्तंभ है इसको हम छोड़ देंगे, यानी यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? A22, A23 और A32 और A33। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे A22, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इसे लिख लेंगे A22 और फिर लिख लेंगे A23 और A32 और A33 हो जाएगा। तो जब हम पहले पंक्ति का या विस्तार में लेंगे तो A11 जब लिखेंगे तो हम इसको ले लेंगे, इस पूरे फिगर को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऋण माइनस, और माइनस से A12 लेंगे। जब हम A12 लेंगे तो A12 पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और तब हम दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचेगा A21, 31 और A22 और A23 और A33। तो इसको लिख लेंगे A21 और फिर A23 और फिर हो जाएगा A31 और A33 हो जाएगा। यह हो गया। उसके बाद हम जो तीसरा लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये तीसरा पहली पंक्ति का जो तीसरा है इसको जब हम लेंगे तो प्लस कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे A13, और A13 के बाद यह पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जब हम छोड़ेंगे, ध्यान में रखें पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, तो हमारा ये एलिमेंट बचेगा, और तब हम इसको लिखेंगे A21 और A31 और फिर A22 और A32। इस तरह से इसका यह जो है डिटर्मिनेंट का प्रसरण हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। अब हम इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? A11 अब A22 का A33 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A22
टू और 22 और A33 माइनस इसको हम लिखेंगे A32 और फिर A23, यह हो गया। उसके बाद हम माइनस करके लिख लेंगे A12 और A12 जब लिखेंगे तो इसको हम प्रसरण रूप में आगे बढ़ाएंगे, A21 हो जाएगा। A21 और A33 माइनस A31 और A23, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और उसमें से फिर माइनस करके इसको घटा देंगे A31 A23 को। और फिर हमारा अगला है पद A31, और उसके बाद क्या करेंगे, यह जो 21 है इसका इसमें गुणा करेंगे, तो A21 और A32 और फिर माइनस इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो A31 और A22 हो जाएगा। तो इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का 3/3 यानी 3 × 3 कोटि के जो अवयव हैं उनका हम प्रसरण आसानी से करके और सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके इस बात को स्पष्ट करते हैं। आगे चलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और वह एग्जाम्पल क्या है, कुछ इस तरह का है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। इस सारणिक को समझने के लिए हमें जो है पूरा सूत्र मालूम रहना चाहिए और हमें प्रक्रिया मालूम रहनी चाहिए, तभी हम सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। हम सारणी को कुछ ट्रायंगल के रूप में ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा यह पहला सवाल है। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 1 फिर -1 4 पहली स्तंभ में, दूसरे स्तंभ के अवयव हैं 2 3 और 1 और तीसरे स्तंभ के अवयव हैं 4 0 0। यह हमारा डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का हमें प्रसरण करना है, तो प्रसरण करके इस सवाल को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति के अनुदेश ही हम इसका प्रसरण कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहला सदस्य है A1, तो 1 लिख लेंगे और 1 के बाद हम क्या करेंगे, आप इस पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को भूल जाइए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को भूल जाइए और हमारे पास बचेगा यह। हम इसको निशान नहीं लगा रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। इसको आप ले लीजिए और इसको जब आप समझ लेंगे तो 3 से गुणा 0 में कर दीजिए। तो लिखेंगे 3 × 0 और फिर माइनस करके 1 का गुणा 0 में कर लीजिए, इस 1 से गुणा 0 में कर लीजिए 1 × 0, यह हो गया। फिर यह पहली पंक्ति का दूसरा सदस्य है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और -2 जब लिखेंगे तो देखें यह जो स्तंभ है इसको भूल जाइए और फिर पहली पंक्ति को भूल जाइए। तो बचेगा क्या, -1 और 0 बचेगा, 4 और 0 बचेगा। तो -1 का गुणा इस 0 में करेंगे, तो -1 × 0 और फिर -4 का गुणा इस 0 में करेंगे, यह हो जाएगा 4 × 0, 4 × 0। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम तीसरा सदस्य लेंगे इस पहली पंक्ति का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 के बाद यह पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को भूल जाइए। अब हम इसको लेंगे, यह जो हमारा बचा हुआ है, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1 × 1 -1 × 1, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 × 1 और फिर माइनस लिखेंगे 4 का गुणा 3 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आसानी से समझ रहे होंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1 आपका रहने दीजिए, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, -2 -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, -4 का गुणा 0 में करेंगे 0 और फिर +4, फिर -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, 4 का गुणा 12 3 में करेंगे -12। अब आप समझ सकते हैं कि यह पूरा चीज़ शून्य हो जाएगा और यह पूरा पद भी शून्य हो जाएगा, यानी पहला पद दूसरा पद शून्य हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यह। तो इसको हम लिख लेंगे 4 गुणा -12 और -13 और हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा -52, -52। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का जो 3 × 3 कोटि के सारणिक होते हैं उनका हम विस्तार करके इस तरह से सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 को देखें। यहाँ पर हमारा ये डिटर्मिनेंट जो है 3 × 3 कोटि का डिटर्मिनेंट है और इसको भी हम जो है पहले
पंक्ति के ही सापेक्ष विस्तारित कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो पहले पंक्ति के सापेक्ष में पहला पद हमारा जीरो है और जीरो यह लिखेंगे, और जीरो लिखने के बाद आप इस पहले पंक्ति को और पहले स्तंभ को भूल जाइए, तो यहाँ पर यह बचेगा। ध्यान रखें, जो मैं घेर रहा हूँ सर्किल, इससे आपको आसानी होगी। तो यह हमें इतना ही हमें केवल केयर करना है। तो जीरो का गुणा जीरो में कर लेंगे, इस जीरो का गुणा जीरो में हो जाएगा, तो जीरो और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन बीटा है, और चूंकि यह माइनस है तो माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बीटा का इंटू साइन बीटा में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा साइन बीटा। फिर उसके बाद यह दूसरा पद है पहले पंक्ति का, यह पहले पंक्ति का दूसरा पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और फिर लिखेंगे साइन अल्फा। अब हम पहले पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को भूल जाएंगे, तो हमको माइनस साइन अल्फा कास अल्फा और साइन बीटा और जीरो मिलेगा। तो माइनस साइन अल्फा का गुणा जीरो में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू शून्य, माइनस साइन अल्फा का गुणा इस जीरो में और कास अल्फा का गुणा साइन बीटा में, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास अल्फा और फिर हो जाएगा हमारा साइन बीटा, कास अल्फा साइन बीटा। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इस तरह के सवालों को हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पद बचेगा प्लस, हम लिखेंगे इसको तीसरा वाला लेंगे माइनस कास अल्फा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कास अल्फा, और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को भूल जाएंगे, हम इसको लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम कास अल्फा लेंगे तो यह पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बिल्कुल भूल जाएंगे, हमको केवल इससे मतलब रहेगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन बीटा में करेंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और फिर माइनस कास अल्फा का गुणा जीरो में करेंगे तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू जीरो। तो यह हमारा एक्सपांसन हो गया इस डिटर्मिनेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप शून्य है, शून्य से इस पूरे पद में आप गुणा करेंगे तो यह पूरा पद ही शून्य हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे शून्य, फिर माइनस यहाँ पर है आपका साइन अल्फा, और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस साइन अल्फा का जीरो में गुणा करेंगे यह जीरो हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा माइनस कास अल्फा और फिर बचेगा साइन बीटा, और यहाँ पर प्लस और माइनस है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे कास अल्फा। यहाँ भी आप देख सकते हैं साइन अल्फा कास साइन बीटा है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा कर लेंगे, और उसके बाद माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके यह इतना हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ा के लिख लेंगे, शून्य आपको ख़त्म कर दीजिए, माइनस साइन का माइनस साइन में गुणा करेंगे यह हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा कास अल्फा और फिर हो जाएगा साइन बीटा। उसके बाद माइनस इसको गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा कास अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा और फिर हो जाएगा साइन बीटा। अब आप देख सकते हैं कि कास अल्फा इस पद में भी है, और कास अल्फा इस पद में भी है, साइन अल्फा इस पद में भी है, साइन बीटा भी इस पद में है। और इस पूरे प्रकरण को अगर हम घटा करके देखें तो हमारा पूरा मान जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया वह क्या आया, टोटली शून्य आया। इसको गुणा करने पर, यह सब सिंप्लीफाई करने पर, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा और फिर कास अल्फा साइन बीटा माइनस इसको गुणा करेंगे इसमें तो कास अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा, और यह पूरा प्रकरण शून्य हो जाएगा। इस पूरे पद के लिए अगर हम सवाल को लगाना न चाहें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो इस तरह के सवाल का यह पूरा का पूरा शून्य कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। जो हमारा विकर्ण है, इस विकर्ण के सभी अवयव, यह भी शून्य है, यह भी शून्य है और यह भी शून्य है। तो ये जब आप इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर इसका पूरा पद ही जो है शून्य आएगा ही। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और तीसरे एग्जाम्पल को हम लेकर के इसको हल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है
यहाँ पर देखें, यह द्वितीय कोटि की सारणिक है, 2x2 कोटि की सारणिक है और यह सिंपल सवाल है। हम इसको जब लगाएंगे तो हम सीधे जो है विस्तार कर लेंगे और विस्तार करके इस सवाल को आसानी से हम लगा सकते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं, 3x और फिर x1, यह एक डिटर्मिनेंट है और दूसरा डिटर्मिनेंट है 3, 2, 4, 1 और इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम 3 का 1 में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 1, इसका x का गुणा x में करेंगे, यह हो गया x × x इज इक्वल टू 3 का गुणा 1 में कर लेंगे 3 × 1 और 4 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 4 × 2। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 माइनस x² इज इक्वल टू 3 और फिर 4 × 2 में गुणा करेंगे तो यह 8 आ जाएगा। अब यह 3 और 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल होगा, यह हो जाएगा x² इज इक्वल टू 8 और इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 8 का तो यह प्लस माइनस का रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 4 × 2, 8 का फैक्टर कर लेंगे 4 × 2 और यह हमारा मान हो जाएगा इसका प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 इस √2। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी ±2√2। यह है एग्जाम्पल 4 और एक डिटर्मिनेंट है। इसका पहला पंक्ति 1, 1, 2, दूसरे पंक्ति के एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3 और तीसरे एलिमेंट रो के एलिमेंट्स हैं 5, 4, 9। अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट ए हम पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, 1, 2, 5 और 1, 1, 4, 2, 3, 9। अब हमें इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति के ही अनुदेश जो फर्स्ट रो है इसी के अनुदेश हम इसका एक्सपांसन करते हैं, प्रसरण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है, 1 हम लिख लेते हैं और इसका थोड़ा अब हम पैटर्न बदल देते हैं जैसा कि हमने सूत्र का विस्तार किया था, आपने पहले देखा है। तो हम पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद पहली पंक्ति पहले स्तंभ को भूल करके यह जो बच रहा हम इसको लिख लेते हैं 1, 4 और 3, 9। थोड़ा इस ढर्रे पर भी हम सवाल को लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखें दूसरा अवयव है 1 और 1 जब दूसरा अवयव हम लिखेंगे तो इसको और इसको भूल जाएंगे तो 2, 5 बचेगा, 3, 9 बचेगा। तो 2, 5 लिख लेंगे और 3, 9 लिख लेंगे और फिर प्लस उसके बाद यह 2 है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद यह पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ भूलेंगे, 2, 1, 5, 4 लिख लेंगे। तो 2, 1 और 5, 4 कुछ इस तरह का हो गया। अब इसका हम आसानी से प्रसरण कर लेंगे। कभी कभी होता यह है कि इस तरह से लगाने पर गलती होने की संभावना बहुत कम होती है कभी कभी। तो यहाँ पर 1 हो गया और उसके बाद 1 का 9 में गुणा कर लेंगे तो 1 × 9 -4 × 3 हो जाएगा। तब इसको आप बेझिझक जो है बिना संकोच के आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 का गुणा 9 में कर लेंगे तो 2 × 9, 5 का गुणा 3 में कर लेंगे 5 × 3 और प्लस 2 है। उसके बाद 2 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 2 × 4 -5 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब 1 का 9 में 1 से हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 आएगा, -1 2 का 9 में गुणा करेंगे 18, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 और यह +2 और फिर यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 5। फिर इसको हम आगे ले लेंगे, यह 12 में से 9 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -3, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3 और फिर यहाँ पर देखें 18 में से 15 घटाएंगे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 और यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा +6। अब आप देख सकते हैं -3, -6 और +6 और हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यह -3 होगा और +6 तो फिर -3 -6 और +6 यह 6 में 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हुआ क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस तरह से हम 3/3 यानी 3 × 3 कोटि के सारणिक का विस्तार करके इस तरह से उस अनेक प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारणी के गुणधर्मों के साथ। तब तक बने रहिए इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बहुत दिन के बाद मैं किसी कारणवश इस पर वीडियो डालना अब शुरू किया हूं और आपको वीडियोज़ कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बी हैप्पी।